दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई पर्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के एक गाँव में शिल्पा अपनी माँ यशोदा के साथ लेडीज हैंड बैग बनाने का काम करती थी। शिल्पा के हाथ के बैग बहुत दूर दूर तक बिकते थे। शिल्पा को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैग की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती और उन्हें बनाती रहती थी। शिल्पा के पड़ोस में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना और उसकी बहन भी लेडीज हैंड बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए संजना शिल्पा से बहुत जलती थी। काश ये शिल्पा की बच्ची किसी तरह मर जाए, फिर सभी लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर आकर कैसे बस गई। शिल्पा के हमारे बराबर होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता है। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। संजना, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं, उन पर जरा नजर रखा कर। दिवाली आने वाली है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक औरत आई। संजना ने उस औरत को अपनी खिड़की से देख लिया और वो तुरंत ही भागकर उस औरत के पास गई और उससे बोली, सुनिए, क्या आप पर्स का ऑर्डर देने आई हैं? मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे पर्स बनाते हैं। हाँ, मैं पर्स का ऑर्डर ही देने आई हूँ, लेकिन मैं शिल्पा नाम की एक लड़की को ढूंढ रही हूँ। सुना है उसके हाथ के बने पर्स बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिल्पा कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता, भाड़ में जाओ। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली गई। उस औरत ने गांव के लोगों से शिल्पा के घर के बारे में पता कर लिया और वो शिल्पा के घर चली गई। मेरा नाम सीमा है। मेरे शहर में लेडीज पर्स की बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हारे हाथ के बने पर्स मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें 2000 पर्स का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम 2000 पर्स कितने समय में बना दोगी? मैडम, 2000 पर्स बनाने में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देती हूँ, बाकी 2 महीने बाद दे दूंगी। सीमा शिल्पा और यशोदा को आधे पैसे एडवांस देकर वहाँ से चली गई। संजना खिड़की पर कान लगाकर शिल्पा और सीमा की सारी बातें सुन रही थी। संजना अपने घर जाकर अपनी बहन से बोलती है, दीदी, शिल्पा ने शहरी मैडम के ऊपर डोरे डालकर पूरे 2000 पर्स का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये शिल्पा और उसकी माँ ऐसे ही लोगों को फंसाती हैं। लेकिन संजना, हमें किसी भी हाल में उनका ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तू एक काम करना। संजना की बहन ने संजना के कान में कुछ कहा। शिल्पा और उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके 2000 पर्स का ऑर्डर पूरा कर लिया और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। चलो माँ, आखिरकार 2000 पर्स बनकर पूरे हो चुके हैं और 2 महीने होने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं माँ। हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम शादी में चलते हैं। मेरी सहेली की आज शादी है। शिल्पा और उसकी माँ शादी में चली जाती है। तभी संजना शिल्पा के घर में छत से घुस गई और उसने सारे पर्स में आग लगा दी। अब आएगा मजा। फिर शिल्पा और यशोदा जब घर लौटी, तब तक सारे पर्स जलकर राख हो चुके थे। शिल्पा और उसकी माँ रोने लगी। संजना और उसकी बहन सहानुभूति दिखाने के लिए उसके घर पर पहुँची। शिल्पा, मुझे लगता है
शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तुम्हारे घर में आग लगी होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। फिर अगले ही दिन वो शहरी मैडम शिल्पा के घर पर आती है, जिसने शिल्पा को 2000 पर्स का ऑर्डर दिया था। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो पूरा तैयार था मैडम, पर पता नहीं कल कैसे हमारे घर में आग लग गई और सारे पर्स जलकर राख हो गए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे मेरे पैसे ले लिए और अब बोल रही हो कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो पूरे खर्च हो गए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ। चलो निकलो यहाँ से। शहरी मैडम ने शिल्पा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। शिल्पा और उसकी माँ रहने के लिए संजना के घर मदद मांगने पहुँचती हैं। संजना, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? नहीं शिल्पा बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। हम तो इस घर में मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर में ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौटकर मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। शिल्पा और उसकी माँ बेघर होकर इधर उधर भटकने लगी। माँ, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में सेब के पेड़ हैं। शिल्पा और उसकी माँ जब जंगल पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज जंगल में बैठकर तपस्या कर रही हैं। तभी साधु महाराज पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह तपस्या करने आई हो? नहीं बाबा, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। फिर शिल्पा ने साधु को सारी बात बताई। साधु को शिल्पा पर बहुत तरस आया। अच्छा, तो तुम दोनों किस्मत की मारी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से शिल्पा को एक लेडीज पर्स दिया और कहा, इस पर्स से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकती हो। ये एक जादुई पर्स है। उस जादुई पर्स की मदद से शिल्पा ने न केवल एक घर खरीदा, बल्कि शहर में एक लेडीज पर्स की दुकान भी खोल ली। उधर संजना और उसकी बहन बहुत खुश थी। उनका शिल्पा से पीछा जो छूटा। शिल्पा और उसकी माँ ना जाने कौन से सड़े से गांव में बसी होंगी। मैंने उन दोनों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाँ संजना, तुम बहुत होशियार हो। उन दोनों के जाने के बाद हमारी कमाई भी बढ़ने लगी है। लेकिन एक बार संजना और उसकी बहन शहर गयी, तो शिल्पा की शानदार दुकान देखकर वो दोनों हैरान रह गयी। तभी संजना की बहन बोली, अरे हम दोनों तो सोच रहे थे कि ये दोनों बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन ये तो शहर में दुकान खोलकर बैठी है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। संजना और संजना की बहन शिल्पा का पीछा करते हुए उसके नए घर तक पहुँचती हैं। उन्होंने खिड़की से देखा कि शिल्पा एक पर्स से सोने के सिक्के निकाल रही है। अच्छा, तो ये बात है। फिर वो दोनों बहनें रात होने का इंतजार करती हैं। इधर जब शिल्पा सोने गई, तो संजना खिड़की से उसके रूम में आ गई और वो बैग चुराकर चली गई। फिर संजना की बहन बोली, अरे संजना, जल्दी इस पर्स में हाथ डाल और सोना निकाल।
संजना ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला, उसके हाथ में एक काला नाग आया। नाग ने संजना के हाथ में काट लिया और संजना बेहोश हो गई। तभी संजना की बहन जोर जोर से रोने लगी। हाय रे हाय, अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, अरे मेरी बहन को सांप ने काट लिया है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मेरी बहन को। शोर सुनकर शिल्पा घर से बाहर आई। अच्छा, तो तुम लोगों ने जादुई पर्स चुराया है? हाँ शिल्पा, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारे ऑर्डर में आग भी लगाई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को बचा लो शिल्पा, प्लीज शिल्पा। शिल्पा ने संजना को अपनी कार में बैठाया और उसे हॉस्पिटल ले गई। बहुत मुश्किल से संजना की जान बच पाई और जब संजना को होश आया तो संजना बोली, मुझे माफ कर दो शिल्पा, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। अब से मैं एक ईमानदारी का जीवन बिताऊंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। और इस तरह से उन दोनों लालची बहनों को सबक मिल चुका होता है। और इधर शिल्पा अपनी माँ के साथ अपना खुशहाल जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। अनन्या नाम की एक लड़की शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। सर, आपकी पत्नी को कोरोना वायरस हुआ है, इसीलिए इन्हें 14 दिन इसी अस्पताल में रखा जाएगा। वैसे इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। ये सुनकर उसके पिता सागर बहुत ही घबरा जाते हैं और दुखी मन से अपनी बिटिया को लेकर घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर दोनों पिता बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सागर घर का काम करता था और उसके बाद अपनी बिटिया को स्कूल भेजकर अपने ऑफिस जाता था और वापस आकर फिर से घर का सारा काम करता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। सागर भी इतना काम करने की वजह से थोड़ा बीमार रहने लगा था। एक दिन अनन्या की बुआ और फूफा उनसे मिलने आते हैं। अरे साले साहब, आपने ये क्या हाल बना रखा है? हाँ भैया, देखो तो जरा, भाभी के जाने के बाद अपनी कैसी हालत बना ली आपने। गुड़िया के ऊपर से माँ का साया तो जा चुका है, एक आप ही बचे हैं भैया। आपको कुछ हो गया तो गुड़िया बेचारी अकेली कैसे रहेगी? तो फिर तुम ही बताओ बहन, क्या करूँ मैं? गुड़िया को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता और घर का काम करना भी बहुत जरूरी है और नौकरी पर जाना वो भी तो जरूरी है। अरे साले साहब, आप दूसरी शादी कर लीजिए, गुड़िया को एक माँ भी मिल जाएगी और आपको भी एक पत्नी मिल जाएगी। फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए और हमारी नई भाभी लेकर आइए। उनकी बातें सुनकर सागर आस्था नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। आस्था की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। आस्था, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को एक सगी माँ की तरह प्यार करो। जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अनन्या को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करूँगी। उसके बाद सागर आस्था और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आता है। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी बेटा। ये सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन तो आस्था उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती थी।
लेकिन उसकी बेटी माधुरी बहुत ही जिद्दी लड़की थी और वो अनन्या से जलने लगी थी। माँ, आप हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही प्यार करती रहती हो। मेरे ऊपर से तो आपका ध्यान ही हट गया है। अरे बेटा, मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ दिन ये प्यार का झूठा नाटक करके मैं तेरे नए पापा का भरोसा जीत लूंगी। उसके बाद मैं इस लड़की को दूध से मक्खी की तरह निकाल दूंगी और घर की एक लौती राजकुमारी तू ही होगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से नाचने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद आस्था अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। सुन कलमुही, क्या कर रही है तू यहाँ? माँ, मैं थोड़ी देर खेल रही हूँ। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप ठीक तो हो ना माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खेलना वेलना छोड़ और चुपचाप अंदर जाकर घर का काम कर। काम? मुझे तो कुछ भी नहीं आता माँ। अगर काम करना नहीं आता तो सीख ले, नहीं तो तुझे आज से खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद अनन्या घर के काम में लग जाती है। सारे दिन वो घर का काम करती है, लेकिन फिर भी आस्था उसे कुछ भी खाने नहीं देती। माँ, मैं आपकी शिकायत अपने पापा से करूँगी। उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी कि आप मुझसे कितना काम करवाती हो। देख लिया माँ, आपने इस चुड़ैल को कितना सर पर चढ़ा रखा है। कैसे सरेआम आपको धमकी दे रही है ये। आस्था अनन्या को एक जोरदार चांटा मारती है। कलमुही, तुझे जिससे शिकायत करनी है कर दे। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन तुझे तो मैं इस घर में अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखती हूँ मेरे हाथों से कौन बचाता है तुझे। निकल जा मेरे घर से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। घर का सारा काम चुपचाप करूंगी माँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। हाँ तो ठीक है, सुबह से शाम तक घर का काम तू करेगी। और हाँ, कल से स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? अनन्या सुबह से शाम तक घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी उसे बहुत मारती थी और हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। एक दिन अनन्या का जन्मदिन था। उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पहनकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बता रही है? चली जाए यहाँ से चुपचाप और अंदर जाकर घर का काम कर। वाह माँ, इसने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। माँ, ये ड्रेस इससे लेकर मुझे दीजिए। ए लड़की, जल्दी से अपने फटे पुराने कपड़े पहन और ये ड्रेस मेरी बेटी को दे। तू इस ड्रेस में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही। नहीं माँ, ये ड्रेस मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये ड्रेस मेरी माँ की अंतिम निशानी है। देखो तो माँ कैसे जिद कर रही है। इसकी पिटाई करो और इससे छीन कर ये ड्रेस मुझे दो। देख लड़की, प्यार से बोल रही हूँ, ये ड्रेस मेरी बेटी को दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस किसी को नहीं दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसकी बहुत पिटाई करती हैं और अनन्या से उसकी ड्रेस छीन लेती है। अनन्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई माँ? काश आप मेरे साथ होती। देखिए ना माँ, इन दोनों ने आपकी आखिरी निशानी भी मुझसे छीन ली माँ। तभी वहाँ पर अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे इस तरह तुझे छोड़कर जाना पड़ा। माँ, देखो ना, ये सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। मुझसे घर का सारा काम कराती है, बदले में मुझे खाना भी नहीं देती। माँ, आप बहुत अच्छी थी,
ये माँ बहुत गंदी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी पर किए गए अत्याचार का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद उसकी माँ अपनी जादुई साड़ी प्रकट करती है। हे जादुई साड़ी, इस दुष्ट औरत को सबक सिखाओ और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी उसकी सौतेली माँ के पास जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है। फिर थोड़ी देर में माधुरी वहाँ पर अनन्या की ड्रेस पहनकर आती है। मम्मी, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। जादुई साड़ी माधुरी के पास जाती है और उसकी बहुत पिटाई करने लगती है। माँ, ये क्या हो रहा है माँ? ये साड़ी हमारी पिटाई क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, मैं तो आराम से बैठी हुई थी। ये साड़ी मेरे पास आई और मेरी पिटाई करने लगी। मत मारो हमें, बचाओ हमें कोई। उनकी आवाज सुनकर अनन्या वहाँ आती है। नहीं माँ, इनको मारना बंद करो, इन्हें माफ कर दो। तभी जादुई साड़ी रुक जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी से अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। तुमने हमेशा मेरी बिटिया को परेशान किया है और उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज इसी की वजह से तुम बच गई हो, नहीं तो मैं तुम्हें आज सीधा ऊपर पहुंचा देती। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम कभी भी इसे परेशान नहीं करेंगे। बिटिया, अब मैं चलती हूँ और इस जादुई साड़ी को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेगी। इतना कहकर अनन्या की असली माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी सुधर जाती है और अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अनन्या को अगर कुछ भी चाहिए होता था तो वो जादुई साड़ी से मांग लिया करती थी और वो जादुई साड़ी पर बैठकर आसमान की सैर भी करती थी और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। उसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।